कंसिलिएशन जो इस एक्ट का भाग 3 है, सेक्शन 61 से लेके 81 तक। हमने लास्ट वीडियोस में 61 से लेके 64 तक किए। अब हम आज 65 देखते हैं। सुलहकर्ताओं को कथन का प्रस्तुतिकरण, सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट्स टू कंसिलिएटर। यह एक्चुअल में सुलह कार्रवाइयों के संचालन की प्रक्रिया बता रहा है, यानी कि सुलहकर्ता की जब नियुक्ति हो जाती है, 1, 2, उसके बाद उनका अपॉइंटमेंट हो जाता है। ठीक है, अपॉइंटमेंट मतलब नियुक्ति और अपॉइंटमेंट हो जाता है। उसके बाद सुलह कार्रवाइयों का प्रारंभ होने पर उसकी आगे क्या प्रोसीजर होगी, उसका संचालन कैसे होगा। तो यह सेक्शन 65 से है कि सुलह कार्रवाइयों के संचालन की क्या प्रक्रिया होगी। इसमें यह कहता है सेक्शन कि जब सुलहकर्ता की नियुक्ति हो जाती है, उसके बाद सुलहकर्ता उस कार्रवाई के हर एक पक्षकार से यह अनुरोध करेगा, यह निवेदन करेगा कि वे अपना अपना पक्ष रखें और लिखित में कथन प्रस्तुत करें। तो पक्षकार अपना अपना पक्ष रखेंगे, लिखित में रिटन स्टेटमेंट वगैरह प्रस्तुत करेंगे और एक एक प्रतिलिपि हर एक पक्षकार दूसरे को अवेलेबल करवाएगा। और यह ध्यान रखने लायक बात यह है कि उस कथन में संक्षेप में विवाद की जो सामान्य प्रकृति है वे, और जो विवादित बिंदु यानी जिस पर विवाद है, उन बिंदु का विवरण देना होगा। और इसमें यह है कि जो अभिवचन के सामान्य नियम है उनको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, उन नियमों को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है जो कथन वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि वे सब न्यायिक कार्रवाई में होना जरूरी है। और विवाद की प्रकृति में भी ये आवश्यक नहीं है कि बहुत अधिक विस्तृत रूप से दिया जाए, बस मात्र उतना ही दिया जाना जरूरी है। जो विवाद की प्रकृति वगैरह है और बिंदु वगैरह, बस उतना दिया जाना जरूरी है कि बस दूसरे पक्षकार को पता चल सके या सुलहकर्ता को पता चल सके कि हाँ, किस बिंदु पर वाकई में विवाद है। और इसमें जो ये प्रोविजन किया गया है कि दूसरे पक्षकार को प्रतिलिपि दी जाए, इसका भी यह कारण यह है कि दूसरे पक्षकार को भी जो विवाद की प्रकृति है और विवादित बिंदु यानी जिस पर विवाद है उसकी सूचना उसे मिल सके। अब हम सेक्शन 65 का 2 देखते हैं। वह ये कह रहा है कि सुलहकर्ता लिखित में यह अनुरोध कर सकेगा पक्षकारों से कि वे अतिरिक्त कथन प्रस्तुत करें। कोई एडिशन में अतिरिक्त कथन प्रस्तुत करने के लिए भी वह कह सकता है, जिससे कि पक्षकारों की अपनी पोजीशन और उनके जो फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, उनके और आधारों का विवरण वो सब प्रस्तुत करने के लिए भी कह सकता है। तो इस जो अतिरिक्त कथन है उनको दस्तावेजों या अन्य कोई एविडेंस है जिसे भी वह ठीक समझे, उससे वह साबित करने के लिए कह सकता है। उसके समर्थन में वे दस्तावेज एविडेंस वगैरह देने के लिए कह सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अपनी पोजीशन, अपने फैक्ट्स और आधारों के संबंध में डॉक्यूमेंट्स या अन्य साक्ष्यों का विवरण भी इन कथनों में कर सकता है। अब है 65(3), ये है एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए। अगर सुलहकर्ता को कार्रवाई के किसी भी स्टेज पर यह लगता है कि उसे कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की जरूरत है ताकि वह सुलह करवा सके, तो वे पक्षकारों को ऐसा कह सकता है। जो भी उसे ठीक लगे, जो इंफॉर्मेशन जो उसे आवश्यक लगे, उचित लगे, वो मांग सकता है। फिर इसके स्पष्टीकरण में कहा गया है कि सुलहकर्ता मतलब एक सुलहकर्ता, 2 या 3, वो सब पे लागू होगा। ये बहुत कॉमन स्पष्टीकरण है। ठीक है, तो ये हमने अभी 65 सेक्शन देखा है कि सुलहकर्ता की नियुक्ति के बाद वे सुलह कार्रवाई प्रारंभ करेंगे। उसके बाद उनका
संचालन कैसे करेंगे, किस प्रकार से वह कथन को प्रस्तुत करने के लिए कहेंगे। अब हम देखते हैं सेक्शन 66। 66 कहता है कि सुलहकर्ता सीपीसी 1908 या एविडेंस एक्ट 1872 द्वारा आबद्ध नहीं है। जैसा कि आर्बिट्रेशन में भी यही बताया गया था कि सीपीसी और एविडेंस आर्बिट्रेशन पे भी लागू नहीं होगा, तो वैसे ही सुलह पे भी लागू नहीं है। इसका सामान्य सा बस कारण यह है कि बहुत अधिक जो खर्चे होते हैं न्यायिक कार्रवाइयों पर वो नहीं हो, और बहुत जो लंबी प्रक्रिया चलती है वो नहीं हो, स्पीडी ट्रायल हो, मतलब त्वरित गति से सुलह करवा दिया जाए। इस वजह से जो इन एक्ट्स हैं, ये कोड है, इनमें जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वे लागू नहीं है। लेकिन ये है कि सुलहकर्ता सुलह कार्रवाइयों का संचालन स्वतंत्र रूप से, निष्पक्षता लिए हुए, ईमानदारी से और नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों के आधार पर करे, यानी सभी को सुनकर निष्पक्ष रूप से वे कार्रवाइयां करें। थैंक यू सो मच।